नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय वर्ष के पेपर कोड S5 के बारे में। हम जानेंगे पेपर कोड S5 में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि ये सिलेबस एनालिसिस का वीडियो है, यानी कि पाठ्यक्रम विश्लेषण का वीडियो है, तो हम जानेंगे कि हमको डीएलएड द्वितीय वर्ष के पेपर कोड S5 के अंतर्गत क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डीएलएड सेकेंड ईयर में S5 में हमको पढ़ना है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। चूँकि ये पेपर कोड आपका जो है 100 मार्क्स का है, जिसमें से 40 नंबर का एग्ज़ाम आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा लिया जाएगा और 60 नंबर आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि आपके महाविद्यालय से 60 नंबर प्राप्त होंगे। यानी कि जहां से आप डीएलएड कर रहे हैं वहां से आपको 60 नंबर मिलेंगे और 40 नंबर का एग्ज़ाम आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1। इकाई 1 में हमको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की समझ। आखिर शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व इकाई 1 में हम पढ़ेंगे और समझेंगे शारीरिक शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है एवं इसका महत्व क्या है। आखिर क्यों इसको आपके पाठ्यक्रम में डाला गया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस को हम जानेंगे। और इकाई 1 में ही आपको पढ़ना है शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव, यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन। क्योंकि जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक आप एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा, यानी कि हेल्थ एजुकेशन का क्या भावार्थ है, इसके बारे में हम समझेंगे। जिसमें आपको पढ़ना है भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के अंतर संबंधों की समझ। इकाई 1 में हमको पढ़ना है प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप। चूँकि आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आपको प्रारंभिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, तो उनके लिए शारीरिक शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इकाई 1 में ही बच्चों की विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान। बच्चे क्या होते हैं कि विभिन्न क्षमता होती है, उनकी अपनी कैपेसिटी होती है, तो उनकी कितनी कैपेसिटी है और वो कितना सीख पाते हैं, कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हमको जानना है इकाई 1 में। और इसके साथ ही साथ आपको जानना है कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों का समावेशन, यानी कि आप अपने क्लास, विद्यालय और स्थानीय संदर्भ जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ के स्थानीय संदर्भ में, लोकल परिवेश में कौन कौन सी गतिविधियाँ का आयोजन हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम इकाई 1 में जानेंगे। और इकाई 1 में आपको एक और चीज़ पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है गतिविधियों के दौरान, यानी कि एक्टिविटी के दौरान। जब आप बच्चों को कोई भी कार्य करा रहे हैं, कोई भी खेल करवा रहे हैं, उसके दौरान बच्चों का प्रेषण यानी कि सुपरवाइजिंग एवं मार्गदर्शन यानी कि गाइडिंग। जब हम बच्चों से कोई खेल करवाते हैं तो हमको उसका सुपरवाइजिंग भी करना है, हमें उसका देख रेख भी करना है कि बच्चे किस ढंग से खेल रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन भी करना है, यानी कि वो गाइडिंग भी करना है।
हमको उन्हें ये बताना है कि खेल से कितने लाभ है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस सब चीज़ों को हम शारीरिक शिक्षा की समझ यानी कि इकाई 1 में जानेंगे। उसी तरह हम इकाई 1 की अगर विश्लेषण की बात करें तो आप इसमें ये देखिएगा कि इकाई 1 में शारीरिक शिक्षा की सामान्य अवधारणा, शारीरिक शिक्षा क्या है, इसकी सामान्य अवधारणा की समझ को भी विकसित की जाएगी। क्योंकि आप सभी सुने होंगे, एक भोजपुरी में एक कहावत भी कही जाती है कि खेलबा कूदबा ता होखबा खराब और पढ़बा लिखबा ता बनबा नवाब। यानी कि कहा गया है कि यदि हम खेलेंगे कूदेंगे तो खराब हो जाएंगे, यानी कि हम अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, यानी कि हम बहुत ही अच्छा नागरिक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहावत जो है चरितार्थ नहीं होती है। हाँ, कहीं कुछ हद तक हम इसको मानते भी हैं कि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद भी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम खेलेंगे नहीं, हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो जितना महत्वपूर्ण आपके लिए पढ़ाई है, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए भोजन है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए खेल कूद भी है। तो इसीलिए आपको डीएलएड सेकेंड के इकाई 2 में खेल एवं खेल कूद यूनिट को दिया गया है। हम इकाई 2 में जानेंगे खेल एवं खेल कूद, खेल एवं खेल कूद की अवधारणा और इसके महत्व के बारे में। प्रारंभिक विद्यालय स्तर के विशेष संदर्भ में हम प्राइमरी लेवल के स्तर पर जानेंगे खेल एवं खेल कूद की क्या अवधारणा है और इसका महत्व क्या है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ खेल कूद के बुनियादी आधार, खेल कूद के वो कौन कौन से बुनियादी आधार हो सकते हैं, आधार कि हम खेल का आयोजन क्यों करें, तो बहुत सारा वजह हो सकता है, बहुत सारे बुनियादी आधार हो सकते हैं। जिसमें पहला होता है आनंद, यानी कि मज़े के लिए हम खेल का आयोजन क्यों करते हैं, बच्चे को खुशी मिले, बच्चे को आनंद है, इंटरेस्ट जगे खेलने के प्रति। दूसरा होता है सुरक्षा, यानी कि सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा। जब बच्चे खेल कूद करेंगे खेलेंगे तो उनके अंदर एक शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा की भी भावना आएगी। जब हम खेल कूद करते हैं, जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर मजबूत बनता है, तो ये आपकी अपनी सुरक्षा है। और इसके साथ ही साथ खेल कूद से सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि सबकी सहभागिता यानी कि सबका समावेशन। विद्यालय में लड़के लड़कियां विशेष करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि वैसे बच्चे जिनको कि विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, स्पेशल नीड्स के बच्चे, सबके बीच एक सहभागिता बनती है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे विद्यालय में कि जब क्लास चलता है तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि उनका अपना अलग एक बन जाता है रुतबा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मिडिल में होते हैं, यानी कि ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनका एक अलग लेवल बनता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, यानी कि या तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है या पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनका एक अलग ही लेवल बन जाता है। तो लेकिन जब हम खेल कूद का आयोजन करते हैं तो सभी बच्चे साथ में होकर खेलते हैं, वहाँ पर एक सबकी सहभागिता हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे इकाई 2 में कि कैसे हम सबकी सहभागिता भी कर सकते हैं। और अनुभव करके सीखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ें हम अगर प्रैक्टिकली सीखते हैं यानी कि प्रायोगिक करके सीखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो है खेल खेल के माध्यम से ही गणित के नियम, भौतिकी के सूत्र, रसायन के फॉर्मूले, इन सब चीज़ों को भी हम आसानी से बता सकते हैं खेल खेल के माध्यम से। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जब इकाई 2 शुरू करेंगे आपके लिए तो हम इसमें विशेष प्रकार से जानेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको
इकाई 2 में ही पढ़ना है प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेल कूद तथा उनका आयोजन। जब प्रारंभिक विद्यालय यानी कि जब आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह के खेल का आप आयोजन कर सकते हैं, वो कौन कौन से खेल हो सकते हैं। बहुत सारे खेल हैं, जैसे कि बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय और रोचक खेल। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो कौन कौन से खेल हैं जो बच्चों के द्वारा क्षेत्रीय लेवल पर यानी कि स्थानीय लेवल पर खेले जाते हैं। उन खेलों का आपको पता करना है और वैसे खेलों का आयोजन आपको अपने विद्यालय में करना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो खेल बच्चे अपने घर पर खेल रहे थे उसी खेल का वो आयोजन अपने विद्यालय में करेंगे। और उसमें आपको ये करना है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी है। तो हम ये तो कर सकते हैं कि स्थानीय जो रोचक खेल हैं उनका आयोजन करेंगे और उसके साथ ही साथ कक्षा के अंदर यानी कि इंडोर और विद्यालय प्रांगण में यानी कि आउटडोर, आप सभी जानते होंगे इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, तो इसका भी आपको आयोजन करना है। यानी कि कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में कराए जाने वाले योग्य रोचक खेल। यहाँ पर एक शब्द है योग्य। योग्य का मतलब होता है कि वैसा खेल जिससे करने से बच्चे की ज्ञान में वृद्धि हो, वो खेल खेल के माध्यम से ही कुछ सीख सके। तो उस तरह खेल का हमको आयोजन करना है। और इसके साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम में कुछ खेल के नाम दिए गए हैं जिनका आयोजन हम अपने विद्यालय लेवल पर आसानी से कर सकते हैं। कुछ खेल हैं जैसे कि कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज इत्यादि। ये जो खेल हैं आउटडोर एवं इंडोर दोनों में आप इसको खेल सकते हैं। तो ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन हम अपने विद्यालय लेवल पर इसका करेंगे। और इसके साथ ही साथ इकाई 2 में आपको पढ़ना है प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद का स्थान तथा इसका प्रभावी उपयोग। जो हम लोग का टाइम टेबल सेट होता है विद्यालय में, तो हमको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम टेबल में खेल कूद का भी एक स्थान होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। यानी कि जब हम समय सारणी बनाएंगे अपने विद्यालय के लिए तो हम ये विशेष ध्यान देंगे कि उसमें खेल कूद का भी अपना एक स्थान, एक समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किस समय हमको कौन सा खेल का आयोजन करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चे लगातार पढ़ते हैं तो बीच में उन्हें ब्रेक मिलना चाहिए। उस ब्रेक में आप कोई छोटा सा इंडोर गेम या लंच के समय आउटडोर गेम या छुट्टी के पहले कोई भी इंडोर या आउटडोर गेम आप करा सकते हैं। तो वो आपकी सहभागिता पर निर्भर करती है, आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के खेल का आयोजन कर रहे हैं। तो हम इसका आयोजन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमको पढ़ना है कि जब हम इतने सारे खेलों का आयोजन करेंगे, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कुछ उसमें हमको परेशानियां भी आए, जैसे कि किसी बच्चे को चोट लग जाए, कोई बच्चा गिर जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए भी हमें पहले से ही तैयार रहना है। तो आपके इकाई 2 में दिया गया है चोट एवं जख्म से बचाव तथा प्राथमिक उपचार। हमें फर्स्ट एड सामग्री एवं उसकी प्रक्रिया को भी समझना है कि वो फर्स्ट एड में कौन कौन सी सामग्री आती है, वो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसको लेकर के हम बच्चों को अगर ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट एड किट के बारे में पढ़ना है और प्राथमिक उपचार भी जानना है। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा होता क्या है कि जब आप देखिएगा आपके विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। उनकी रुचि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है
जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या उच्च राज्य स्तरीय जो भी खेल होते हैं, वैसे खेलों के बारे में भी आपको बच्चों को बताना है और उस तरह से आपको तैयारी भी करनी है कि बच्चे आपके राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय खेल तक भी जा सके। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम हर तरीके से बच्चे को तैयार रखें कि वो जैसा भी खेल हो, जैसा भी आयोजन हो, उसमें वो आसानी से भाग ले सके एवं उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। यदि हम इकाई 2 को एनालिसिस करें, इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर इसको क्यों इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के जीवन में खेल का बहुत ही अहम स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अवधारणात्मक समझ तथा बुनियादी आधार हमको इकाई 2 में दी गई है। हम इकाई 2 में ये जानेंगे कि खेल जो है बच्चों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए हमको इकाई 2 में खेल एवं खेलकूद यूनिट को दिया गया है, जिसके द्वारा हम जानेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी दिनचर्या कैसी होती है। वो चाहते हैं कि हम दिन भर खेल कूद ही करते रहें, पढ़ाई नहीं करें। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि खेल के माध्यम से बच्चे को कहना है ठीक है आप खेलिए, खेल खेल में उन्हें आपको शिक्षित करना है। ये आपका उद्देश्य रहनी चाहिए और आपकी कोशिश ये भी रहनी चाहिए एक प्रशिक्षु के रूप में कि आप विभिन्न तरह के खेलों का भी आयोजन करें। जितने भी आपके विद्यालय के शिक्षक हैं सबको सजग बनाना है और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल होते हैं उन सब में अपने बच्चों की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी है एवं उन्हें पार्टिसिपेट भी करवाना है, यानी इसमें भाग भी दिलवाना है अपने बच्चों को। उसी तरह यदि हम इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में हमको पढ़ना है विद्यालय में योग। चूँकि हमने इकाई 1 में समझा था शारीरिक शिक्षा एवं इकाई 2 में जाना खेलकूद और इकाई 3 में आपको पढ़ना है विद्यालय में योग। तो योगा क्या है, आप सभी योगा से भली भांति परिचित होंगे। तो हम इस यूनिट में जानेंगे योग, अवधारणा एवं महत्व। योग की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है एवं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और योग के साथ एक और चीज आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम और बुनियादी आसनों की समझ। कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें हमको जरूरी है करना अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए। तो कौन कौन से बुनियादी आसन हैं और प्राणायाम क्या है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी जानेंगे और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे। दोनों जानेंगे हम इकाई 3 के अंतर्गत। और इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है इकाई 3 में ही प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए योग गतिविधि का आयोजन। जो आपके प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं विद्यालय के, उनके लिए आप कौन कौन सी योग गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं और कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको इकाई 3 में जानना है। इकाई 3 में अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें योग की सामान्य अवधारणा पर विशेष प्रकाश डाला गया है। यानी कि हमको इकाई 3 में विशेषकर योग और प्राणायाम इन 2 चीज़ों को जानना है। कहने को तो बस ये छोटा शब्द है योग, योगा, लेकिन जब इसको हम समझेंगे, इसके अस्तित्व को जानेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि योगा से हमारा शरीर कितना स्वस्थ रह सकता है, यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। और प्राणायाम क्या है, इसका विद्यालय में क्यों प्रयोग किया जाता है, विद्यालय गतिविधि में हम कहाँ कहाँ योग को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब अपना विद्यालय का रूटीन बनाएंगे उसमें आप खेल कूद के साथ साथ योग की रूटीन को भी इंक्लूड करेंगे। यानी किस पीरियड में हमको योगा करना है, किस पीरियड में हमको प्राणायाम करना है,
किस पीरियड में हमको मेडिटेशन करना है यानी कि ध्यान लगाना है। इन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे इकाई 3 के अंतर्गत। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर आप योग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो यदि संभव हो तो योग के प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जहाँ पर योग सिखाया जाता है वहाँ पर आप अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ के किसी योग गुरु को बुला करके अपने विद्यालय में इसका आयोजन कर सकते हैं। इसमें आप प्रशिक्षकों की अहम भूमिका होनी चाहिए। तो ये तो था इकाई 3। अब हम बात करते हैं इकाई 4 के बारे में। इकाई 4 में हमको पढ़ना है स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। इकाई 4 में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसकी अवधारणा एवं आलोचनात्मक समझ, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ व्यवहार परिवर्तन यानी कि बिहेवियर चेंज। आप बोलते हैं ना कि इसे कि भाई इनका बिहेवियर चेंज हो गया, इनका व्यवहार बदल गया, तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संचार यानी कि हेल्थ कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज वर्सेज हेल्थ कम्युनिकेशन, ये बहुत मायने रखता है। यदि आपका हेल्थ सही है, हेल्थ कम्युनिकेशन आपका बढ़िया है, तो आपका बिहेवियर भी सही रहेगा। जब आपका हेल्थ खराब होगा तो आपका बिहेव भी चेंज हो जाएगा यानी कि आपका व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएंगे। तो इसके बारे में हम समझेंगे इकाई 4 के हेल्थ एजुकेशन वाले यूनिट में यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा की समझ वाले यूनिट में। इसके अलावा आपको पढ़ना है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान। आपके विद्यालय में वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी पहचान करना है, उन्हें चिन्हित करना है, उसके बारे में हमको जानकारियाँ एकत्रित करनी है। इसके साथ ही साथ पोषण तथा संतुलित आहार की समझ। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी भोजन कैसे होनी चाहिए, हमारा भोजन किस प्रारूप का होना चाहिए, और संतुलित आहार क्या है, हमें आहार कितना लेना चाहिए, उसकी मात्रा क्या है, उस आहार में कितना पोषक तत्व इंक्लूड है, इसके बारे में हम जानेंगे। पोषण तथा संतुलित आहार, वो संतुलित आहार क्या है, आपका आहार किस मात्रा में और कितना होना चाहिए ताकि वो एक संतुलित आहार की श्रेणी में आए, इसके बारे में भी हमको जानना है। और इसके साथ ही साथ संक्रामक रोगों की समझ तथा उनके रोकथाम की जानकारी। जो भी बीमारियां होती है, संक्रामक जो बीमारियां होती है खास करके, तो इस ऐसे प्रकार के रोगों की समझ हम कैसे विकसित कर सकते हैं और इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। आप अधिकतर देखते होंगे कि बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो गंदगी से होती है, मच्छर के काटने से होती है, तो इन सब रोगों की पहचान कैसे करेंगे और इन्हें हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना है। और इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है प्रारंभिक स्तर के विभिन्न विषयों से स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों की समझ तथा उनको सीखने की योजना में समावेश। आपके विद्यालय में जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जितने भी विषय हैं, सारे विषयों में आपको स्वास्थ्य शिक्षा के उदाहरणों को समाहित करना है और सीखने की योजना में भी इसका प्रयोग करना है। तो ये तो था इकाई 4। इकाई 4 के यदि हम विश्लेषण करें कि हमको इसमें बेसिकली जानना क्या है, तो हमको इकाई 4 में ये जानना है कि शारीरिक शिक्षा का जुड़ाव स्वास्थ्य शिक्षा से भी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों का आपस में जुड़ाव होता है, जिसकी अवधारणात्मक समझ हम इकाई 4 में समझेंगे। और कोशिश ये भी रहेगी हम लोगों की जितने भी संक्रामक रोग हैं इनकी समझ विकसित करना और इनकी रोकथाम पर भी बात करना है, इनको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं।
और यदि संभव हो तो जो आपके आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर के जानकारी इकट्ठा करना है और अपने विद्यार्थियों को ही बताना है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इकाई 4 में हमने ये जाना, और आपका एक लास्ट यूनिट है डीएलएड सेकेंड के ही इकाई 5। इकाई 5 में इकाई 5 में हमको जानना है स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्यालय, यानी कि हेल्थ एजुकेशन एंड स्कूल। हम अपने स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा किस ढंग से समाहित कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो इकाई 5 में हमको पढ़ना है विद्यालय का भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण कि आपका विद्यालय किस ढंग का है, शौचालय कैसा है वहाँ का, जल का स्रोत कैसा है, कचरे का निपटारण या प्रबंधन किस ढंग से हो रहा है, आपके विद्यालय में या आपके स्कूल में शौचालय की व्यवस्था कैसी है, जल का स्रोत कैसा है, जल कहाँ से आता है, और कचरे का निपटारा कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हमको जानना है स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्यालय यूनिट के अंतर्गत। इसके अलावा आपको पढ़ना है विद्यालय में स्वच्छता तथा साफ सफाई मानकों को सुनिश्चित किए जाने में समुदाय तथा शिक्षकों की भूमिका, क्योंकि कोई एक विद्यार्थी या कोई एक प्रशिक्षु या कोई एक शिक्षक यदि ये चाहे कि हम संपूर्ण विद्यालय को साफ सुथरा रख सके तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको वहाँ के समुदाय और शिक्षकों की भी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हर काम को एक ग्रुप में मिलकर करें, जिससे कि जितनी भी साफ सफाई का कार्यक्रम है वो अच्छे ढंग से हो सके। तो जो इसके मानक हैं साफ सफाई के, इनको भी आपको सुनिश्चित करना है। इसके बारे में हम इकाई 5 में जानेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता तथा साफ सफाई, हम तो विद्यालय के बारे में पढ़ लिए, विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए, जल स्रोत को भी सही रखना है, लेकिन व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, हम पर्सनल कैसे अपनी साफ सफाई रखें, इसके लिए हमको केस स्टडी से जुड़ी चर्चाओं के माध्यम से बच्चों में हाथ धोने, नहाने, हमको केस स्टडी करना है। इसमें केस स्टडी में हम क्या करेंगे, बच्चों से जुड़े समस्याएं जैसे कि उनका हाथ धोना, नहाना, नाखून काटना, साफ कपड़ा पहनना जैसी आदतों के विकास के तरीकों को समझने तथा उनका प्रयोग अपने विद्यालय में करने की हम कोशिश करेंगे। हम बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएंगे कि आप डेली स्नान कीजिए, नाखूनों काटिए, साफ कपड़े पहनिए। तो ये अपनी आदत में शामिल रखनी है, जिससे कि हम व्यक्तिगत साफ सफाई को समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको विद्यालय में मिड डे मील, आप सभी जानते होंगे, मिड डे मील के बारे में भी आपको पढ़ना है एवं समझना है। मिड डे मील की आधारभूत समझ, ये संरचना क्यों लाई गई, मिड डे मील कंसेप्ट को क्यों लाया गया, इसकी आधारभूत समझ को हम जानेंगे। और सामग्रियों के भंडारण, तैयारी एवं वितरण से संबंधित कौशलों का विकास, मिड डे मील केस स्टडीज तथा नवाचारी प्रयोगों की समझ। नवाचारी का अर्थ होता है इनोवेटिव। हम ये जानेंगे कि मिड डे मील का जो भंडारण है वो भंडारण किस ढंग से किया गया है, और इसके अलावा इसका हम मिड डे मील को हम कैसे नवाचारी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कितना हम क्रिएटिव प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड के बारे में आप शायद सभी वाकिफ होंगे, हेल्थ कार्ड क्या होता है, या जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे हेल्थ कार्ड होता क्या है। हेल्थ कार्ड तथा डीवर्मिंग पुस्तिका के उपयोग की समझ, हम हेल्थ कार्ड एवं डीवर्मिंग पुस्तिका का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको समझना है इकाई 5 में। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा स्वास्थ्य
जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। आपको अपने विद्यालय में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है। आपको आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है, खुद भी स्वस्थ रहना है और बाकी को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। तो ये तो था आपका डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 का पाठ्यक्रम विश्लेषण। हम अगले वीडियो में एक एक करके पूरे यूनिट को कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको PDF फाइल भी उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।